हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जे एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जे रिवीजन चेकलिस्ट एंड दिस इज वीडियो नंबर 30। हमने यहाँ पर इनिशियली 40 वीडियोस का प्लान किया है और उनमें से हम ऑलरेडी यहाँ पे 30th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं, इस चैनल के ऊपर बने रहें, आपके साथ में यहाँ पे कंटिन्यूअसली अमेजिंग सेशंस आपके टीचर्स ले रहे हैं एंड आपको यहाँ पे अपने आने वाले पेपर में बेहतर से बेहतर नंबर कैसे दिला सकते हैं, इसकी यहाँ पर पूरी कोशिश चल रही है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को। आप यहाँ पे बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा भी अगर घबराते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसको अच्छी तरीके से मास्टर नहीं कर पाए हैं, देन नॉट टू वरी। हम यहाँ पे जेई एसेंशियल्स जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर वैसे भी टारगेट ये कर रहे हैं कि यार हम यहाँ पे कम से कम मेहनत कितनी करके जाएं किसी भी टॉपिक के ऊपर कि हम यहाँ पे अपने नंबर सिक्योर अच्छे तरीके से कर पाए। सो यहाँ पे ज्यादा इंटेंट हमारा वैसे भी क्या है कि यार हम कैसे नंबर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने बढ़ा सकते हैं अपने मॉक टेस्ट में, अपने एक्चुअल जेई मेन के पेपर में। एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एंटायरिटी में ना डिस्कस करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आपके पास में या तो कोई इक्वेशन दी होती है जो देखने में थोड़ी सी बुरी सी लगती है, लेकिन वहां से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करके निकालते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी इक्वेशन उतनी बुरी नहीं है, आप आंसर तो काफी इजीली रूट्स के निकाल लेते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं आपके एंड देन उन रूट्स के ऊपर कुछ यहाँ पे आपको हायर पावर वगैरह कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। सो दीज आर द टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। सो दोनों को ही हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में फिर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे कि आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चन के भी यहाँ पर जो आपके फ्रीक्वेंसी है ना जेईई मेन के पेपर के अंदर, वो काफी अच्छी है। So you need to know a bit of geometry as well if you want to guarantee कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से अपने +4 मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन में, आज के पर्टिकुलर सेशन में बच्चों हमारे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन से डिस्कस होने वाले हैं, इस पर्टिकुलर पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं एंड देन इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जेईई 1 एप्लीकेशन के साथ में मैं शेयर करूंगा, तो उनको मिस बिल्कुल मत करना। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल जीरो होके मत जाओ, है ना। दैट इज व्हाट इज माय टारगेट। आप यहाँ पे पता करके जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रिसेंटली आए हैं एंड उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा सीधे क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन। आपको यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो दिखाई दे रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जैसा आपका सवाल है, जिसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे उनके रूट्स निकाल के बताना है, राइट। अल्फा बीटा कुछ आपके यहाँ पे रूट्स आता है ना। ये अल्फा बीटा यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, राइट, वो आपको वैल्यू बेसिकली आइडेंटिफाई करके बतानी है, राइट। सो आपके इसमें यहाँ पे z इन्होंने देख रखा है और एक इक्वेशन इन्होंने देख रखी है। तो इक्वेशन सॉल्विंग अगर आपको यहाँ पर करनी है तो आप पहले तो यहाँ पे z डालने के बारे में ही सोचोगे, और तो क्या सोचोगे। तो अगर आप यहाँ पे z डालते हो तो आपके इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे हाफ माइनस 2i एंड +1 उसका मॉडुलस लेना है। राइट हैंड साइड में अल्फा के साथ में आपके उसमें फिर से हाफ माइनस 2i सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा एंड बीटा के साथ में आपका 1 + i आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मिलकर मेरे पास में 3/2 बनाएंगे, -2i है एंड मॉडुलस क्या आप यहाँ पे निकालना जानते हैं। मॉडुलस कैसे निकलता है, a + ib का मॉडुलस निकलता है अंडर रूट के अंदर a² + b² से। ये बेसिक नॉलेज कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको है तो आप यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या लिख पाओगे, इसके अंदर 9/4 एंड +4, है ना, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे विदाउट आई वाली चीजें मतलब रियल कंपोनेंट अलग कर सकते हैं और विथ आई वाली चीजें जो आई के साथ में चीजें बन रही हैं उनको अलग कर सकते हैं, जो आपके इमेजिनरी कंपोनेंट होंगे। तो विदाउट आई अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक तो अल्फा/2 आपको दिखाई देता है एंड यहां से आपको बीटा नजर आता है, तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। और आई के साथ में अगर आप देखते हैं तो आपको -2 अल्फा मिलेगा एंड यहां से अगर आप देखोगे तो आई के साथ में आपको बीटा मिल रहा है। नाउ दिस सेम एंटिटी हैज टू बी कंपेयर्ड विथ द LHS। अब LHS की आपके यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी है, LHS की आपकी वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 16 और 9 मतलब कितना 25/4, मतलब ये आपका 5/2 बनेगा। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके इसमें यहाँ पे केवल एक रियल क्वांटिटी ही है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, सो रियल के साथ में कंपेयर हो जाएगा एंड इमेजिनरी के साथ में कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर ये इमेजिनरी कंपोनेंट खुद अपने आप में 0 के साथ में इक्वेट होना चाहिए, राइट। सो आपके यहाँ पे दो छोटी छोटी इक्वेशंस बन जाती हैं, जो है आपका यहाँ पे अल्फा/2 प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 के बराबर आ जाएगी एंड वैसे आपके इसमें -2 अल्फा प्लस बीटा ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर बहुत ही बेसिक से कुछ आइडियाज इस्तेमाल किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक तो यहाँ पर मॉडुलस का आइडिया इस्तेमाल किया है ना, कि आपको अंडर रूट के अंदर a² + b² करते आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी का आइडिया डिस्कस किया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल कंपोनेंट्स इसका मतलब बराबर होते हैं और इमेजिनरी कंपोनेंट उनके बराबर होते हैं, राइट। सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपको अपने जो है इक्वेशन सॉल्विंग करते इजीली आ जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो काफी इजी है, आप यहाँ पे बीटा के प्लेस में 2 अल्फा रिप्लेस करवा दो एंड यहां से अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें 5 अल्फा/2 एक्चुअली अगर 5/2 के बराबर है
मतलब अल्फा आपका 1 के बराबर आ जाएगा, एंड अगर अल्फा 1 है तो इस इक्वेशन से बीटा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। समझे इस बात को? तो आपका यहां पर जो फाइनल आंसर है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करके आपको 3 आंसर मिल जाएगा, विच विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, सो आपने यहां पे ये मान के चलना है कि यार देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपकी किस्मत अच्छी होगी, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके शिफ्ट में जो भी आप शिफ्ट अपेयर कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कि इस तरह का कोई सिंपल क्वेश्चन मिले। सो एटलीस्ट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर के इस टॉपिक से अगर जाओगे तो सिंपल सवाल देख के भी आपको यहाँ पे एकदम से छोड़ने का मन करेगा कि यार जेड दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा दिख रहा है, तो मैं तो छोड़ के आगे ही बढ़ जाता हूं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने यहाँ पे एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन तो हम निकाल ही लेंगे, राइट। और कुछ पैटर्न्स अगर आप यहाँ पे सीख के जाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको जे एसेंशियल्स की पूरी सीरीज में कराने वाला हूं, उन पैटर्न्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाते हो तो देयर इज एनीवेज अ वेरी गुड चांस कि उसके ऊपर ही आपका सवाल आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी आपको फील होगा कि लगभग वैसा ही है। यहां पर आपका सवाल देखो कैसा पूछा गया था, है ना। ये सवाल मैंने यहां पे फिर से आपके पीवाईक्यू से सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको पता रहे कि मोस्टली इस तरह के सवाल ही आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो यहां पर जो इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज बेसिकली जेड बार, मतलब आपका यहां पे जेड का कॉन्जुगेट इस्तेमाल हो रहा है इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम पे, राइट। सो आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए कि आपके पास में जो जेड है अगर वो x प्लस आई वाई होता है तो फिर z बार जो है वो कुछ नहीं बस x माइनस आई वाई होता है। अगेन अ वेरी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, बस i की जगह माइनस आई करने से आपको z बार मिल जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जेड स्क्वायर भी आपको यहाँ पे करते आना चाहिए। जेड स्क्वायर में कई सारे बच्चे गलती करते हैं। जेड स्क्वायर बेटा देखो कैसा होगा, एक्स प्लस आई वाई का अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2xy आई बनता है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि -1 है तो एक्चुअली आपका यहाँ पे जो रियल कॉम्पोनेंट बनता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इस बात को ख्याल रखें। अदरवाइज हमें क्या है, जल्दबाजी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने की आदत होती है, वो यहां पे गलती नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, ये आपका बेसिकली जेड स्क्वायर बनने वाला है। ऑलराइट, सो हमारे पास में यहाँ पे जेड बार का अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास में जेड स्क्वायर का अंडरस्टैंडिंग है। इस इक्वेशन में अगर मैं ये आइडिया इस्तेमाल करता हूं तो आपके पास में क्या बनेगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में आपके इसमें x माइनस आई वाई आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में i के साथ में मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, एंड उसके साथ में रियल कंपोनेंट ऑफ z बार भी आ रहा है। तो रियल कंपोनेंट कितना है, x के ही बराबर है, राइट। सो उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो अपनी इक्वेशन में। अभी यहाँ पे i मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो आप यहाँ पे i को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ऑलरेडी एक i एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ में मिलकर ये आई स्क्वायर बनाएगा विच इज -1, लेकिन बाकी किसी भी क्वांटिटी में i है नहीं तो उनको आप साथ में i मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। सो x माइनस आई वाई के साथ में आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे आई स्क्वायर की वजह से -2xy दिखाई देगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और अगर आप यहाँ पे बाकी तीनों टर्म्स को साथ में लेके लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा आप यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकते हो। सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में तो आपको अगले स्टेप में करना क्या होता है, आपको रियल को कंपेयर करना है और इमेजिनरी को कंपेयर करना है। ये आपके बराबर होना चाहिए तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो पाएगा, है ना, तभी आपकी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व इसका मतलब हो पाएगी, राइट। सो आपके मतलब यहाँ पे फिर से दो डिडक्शंस निकल कर आते हैं कि x किसके बराबर होना चाहिए, -2xy के बराबर होना चाहिए, राइट। एंड साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, एंड मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए वो भी ट्रू होना चाहिए। एंड आपका जो -y है ना, यहाँ पे देखो i के साथ में -y लिखा है और यहाँ पर कितना है आपके इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स, राइट। ओके, सो अगर यहां पे मैं देखता हूं तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं, x कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में 1 + 2y बनेगा इक्वल टू 0 है। तो यहां से बेसिकली दो कंक्लूजन्स में ड्रॉ कर सकता हूं कि इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए या तो x = 0 लेना जरूरी है या फिर y = -½ लेना जरूरी है, राइट। तो हम कहते हैं कि चलो फिर लेट दिस बी द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, लेकिन मुझे ऑलरेडी इस इक्वेशन के कंस्ट्रेंट्स पता है तो इन कंस्ट्रेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे केसेस बना के अब सेकंड इक्वेशन से उनके रिलेटेड वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक केस इमेजिन कर सकता हूं कि देखो जब मैंने इक्वेशन 1 से x = 0 इमेजिन किया तो क्या आप मुझे कुछ पॉसिबिलिटी दे पा रहे हैं क्या y के लिए, हम ये देखना चाहते हैं। तो अगर मैं x = 0 इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास में एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी विच इज बेसिकली -y = -y², मतलब y² - y = 0, मतलब y × y - 1 = 0, मतलब यहां से आपके पास में y की वैल्यू या तो 0 एक्सेप्टेबल है या फिर 1 एक्सेप्टेबल है। सो व्हेन x = 0 दिस इक्वेशन इज टेलिंग कि आप y की वैल्यू 0 या फिर 1 ले सकते हैं। यहां पर तो वैसे भी हमने क्या बोला है कि ईदर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हेन दिस हैपेंस अलोंग विद दैट दीज टू थिंग्स कैन हैपन।
बट व्हाट इफ दिस हैपेंस कि y की वैल्यू -12 आ जाए, तो हमारे पास में क्या और भी कोई सॉल्यूशंस निकल सकते हैं क्या? सो हम यहाँ पे केस 2 की बात करते हैं, व्हेन वी आर कंसीडरिंग कि y का वैल्यू हमने -12 लिया है। तो y का वैल्यू यहाँ पे -12 अगर आप डालते हो तो यहाँ पे हाफ बनेगा, यहाँ पे आपके इसमें x स्क्वायर, यहाँ पर -1/4 बनेगा एंड साथ में x बनेगा, ठीक है ना? जस्ट चेक इट आउट, लुक्स गुड टू एवरीवन। ऑलराइट, सो आपके पास में अब जो यहाँ पर बेसिकली बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज x स्क्वायर प्लस x एंड -3/4 इज इक्वल टू 0, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट कैन बी डन हियर, यहाँ पर आपके इसमें 12 है तो 6 के साथ में स्प्लिट कर लो इसको, 6x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 2x एंड वहां से कॉमन निकाल सकते हो -1 एंड यहां से अगर आप देखते हैं तो बचेगा कितना, 2x प्लस 3 दोनों ही जगह बचेगा, राइट? सो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग x y इज इक्वल टू -12, एट दैट सेम टाइम यू कैन कंसीडर योर वैल्यू ऑफ x टू बी ईदर 1/2 और टू बी -3/2। सॉल्व करते आ रहा है सारे बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कुछ कुछ पैटर्न्स यहाँ पे पता करके जाने हैं, पूरा थ्योरी नहीं पता होगा तो भी चलेगा। बहुत सारे आपके यहाँ पे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब पिछले 3-4 सालों में भी पूछे नहीं गए हैं, राइट? सो लेट अस फोकस ऑन समथिंग विच इज मोर प्रोडक्टिव, राइट? स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब हमारे पास में समय थोड़ा सा कम होता है। लेट अस नॉट गेट इनटू द एंटायर डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप यहाँ पे बैठकर अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेट से किसी चैनल के ऊपर अगर 10 घंटे का वन शॉट देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उस 10 घंटे में से शायद केवल 2 घंटे का ही यहाँ पर कंटेंट ऐसा है जो एग्जाम में बेसिकली फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो लेट अस फोकस ऑन समथिंग जो हमें यहाँ पे ज्यादा नंबर दे सकता है, राइट? एंड मूव ऑन टू सम अदर चैप्टर, ठीक है? चलिए, तो आपके इसमें यहाँ पर जो बेसिकली आप कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। सो हमारे पास में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? ओके, कॉम्बिनेशंस बनाने की जगह नहीं है हमारे पास में, ऑलराइट। सो वेयर टू मेक कॉम्बिनेशंस, इतनी सी जगह में कॉम्बिनेशन बना लें। आपके इसमें यहाँ पर इसका मतलब जो z के वैल्यूज आ सकते हैं वो क्या क्या है? आप यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी अगर 0 बन रहा है, देन वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ z इज 0, ठीक है ना? वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ z इज 0, क्योंकि 0 प्लस 0i हो जाएगा। या फिर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हो y की वैल्यू, ठीक है ना? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ध्यान से देखो, x प्लस iy हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 डालेंगे तो i बनेगा, ठीक है ना? सो अनदर पॉसिबिलिटी इज बेसिकली i। अगर मैं नीचे वाले में चलता हूं तो आपके पास में x का वैल्यू जब हाफ है तो y का वैल्यू -12 लेना अलाउड है। मतलब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे हाथ आता है दैट इज बेसिकली हाफ माइनस i/2। एंड वैसे ही एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे हाथ लगता है विच इज बेसिकली -3/2 एंड -i/2, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता चले हैं। अब सवाल में अल्टीमेटली ये रिपोर्ट क्या करवाना चाहता है उसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक सिग्मा यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, जो क्या है, उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस का स्क्वायर आपको ऐड करना है जो इस सेट में लाई करते हैं। मतलब इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस को निकालो, उनका स्क्वायर करो और फिर उनको ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकाल के बताओ, ठीक है ना? सो मे बी दिस इज वेयर वी कैन फाइंड सम स्पेस। सो लेट अस डू इट ओवर हियर। सो आपके पास में जो फाइनल यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, वो कैसे दिखाई देगी? फाइनल कैलकुलेशन वो आपके यहां पर आने वाले हैं कि भाई आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, 0 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब आपके इसमें 0 का स्क्वायर ही आ जाएगा। आपके इसमें फिर इसके बाद में आयोटा है, आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 होता है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखते हैं कि आपके इसमें ये पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉडुलस कितना है, मतलब अंडर रूट के अंदर 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना? कितना है, अंडर रूट के अंदर 1/4 प्लस 1/4, ऑलराइट? उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बेसिकली अंडर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो 1/4 प्लस 1/4 यहां पे लिख लेते हैं। एंड देन जो लास्ट वाला है उसके अंदर भी यही सेम काम करते हैं कि आपके इसमें यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 9/4 प्लस 1/4 बनेगा। अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस है, और अंडर रूट हटा लेंगे मतलब स्क्वायर कर दिया, मतलब 9/4 प्लस 1/4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना? 9/4 प्लस 1/4। एंड इन सबको अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो टोटल कितना बन रहा है एक बार ध्यान से देख लें। आपके इसमें यहाँ पे अपॉन 4 के साथ में क्या है, 9, 10, 11, 12, तो 12/4 मतलब 3 और 1 और 4 है ना? तो आपके यहाँ पे फाइनल आंसर जो है कैलकुलेशन के बाद में 4 निकल कर आ रहा है, राइट? दिस इज ऑल्सो इक्वेशन सॉल्विंग का ही सवाल। मतलब पिछला वाला सवाल जो हमने यहाँ पे 24 वाला सॉल्व किया था ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया था, है ना? बट अगला सवाल जो अभी हमने 23 वाला सॉल्व किया है ये भी लगभग सेम ही पैटर्न का सवाल है। बस यहाँ पे आपके यहाँ पर जो सॉल्व करने के अंदर आपके केसेस वगैरह बन गए हैं तो कैलकुलेशन में आपके यहाँ पे है ना, यहाँ पे इतनी स्टेप्स आ रही हैं, ऑलराइट? बट स्टिल आप यहाँ पे इसको ओवरऑल जेई के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जेई के पेपर में इजी क्वेश्चन ही कहलाएगा, गिवन दैट आपको एटलीस्ट इतने कुछ स्टेप्स करते हैं आ जाए,
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ। एंड दिस अगेन इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, दिखने में भी यहाँ पर छोटा ही है, तो यहाँ पर थोड़ी उम्मीद मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा रहेगी कि वो आंसर निकाल पाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपके 1-2 साल पहले अगर आप जेईई एडवांस के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो रिसेंटली जेईई एडवांस के अंदर भी इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछे गए हैं, विच वाज प्रीटी सरप्राइजिंग फॉर ऑल द टीचर्स एज वेल जब वो पूछे गए थे। बट यही है कहानी, है ना, तो आप ज्यादा डरे नहीं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी नंबर कमाते आ जाएंगे, ठीक है ना। सो इफ आई कंसीडर z एज x प्लस आई वाई, जेड बार के प्लेस में मैं क्या डाल सकता हूँ, जेड बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर अगर मैं करना चाहता हूँ, मतलब x माइनस आई वाई कर दें इस तरफ, x माइनस आई वाई। और वैसे ही आपके इसमें यहाँ पे जो z स्क्वायर है अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा आप बोल सकते हो इफ योर z इज बेसिकली x प्लस आई वाई, जो हमेशा हम x प्लस आई वाई ही मान के चलते हैं, राइट। सो अगर मैं फिर से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यू कैन सी कि देखो ये वाला टर्म आपका रियल बन जाएगा, और यहाँ पे जब आप इस ब्रैकेट में आई मल्टीप्लाई करोगे तो ये इमेजिनरी सेक्शन आपका कहलाएगा। सो x माइनस आई वाई जो है किसके साथ कंपैरिजन में जा रहा है, यहाँ पे आई स्क्वायर बन के माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस 2xy कर लो, एंड आई के साथ में आपको फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्दर मिलेगा, राइट। फिर से यहाँ पर काम वही करना है, रियल को कंपेयर करना है, इमेजिनरी को कंपेयर करना है। सो गेट सम इक्वेशन, तो इक्वेशन आपकी यहां पर जो निकल रही है वो कैसी दिखाई देगी कि यार आपका जो x है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 2xy के बराबर होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपका जो माइनस y है वो भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। नाउ दिस एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड राइट नाउ। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेजते हैं x कॉमन निकालते हैं, सो 1 प्लस 2y इक्वल टू 0 आता है, तो यहां से दो कंक्लूजन आते हैं हमारे पास में, या तो आप x इक्वल टू 0 ले सकते हो या फिर आप y की वैल्यू माइनस हाफ ले सकते हो। अगेन हम बोलेंगे कि देखो याली इक्वेशन सॉल्व क्यों करें अगर इस इक्वेशन के कंस्ट्रेंट इतने इजीली हमें पता ही है। सो लेट अस बेस्ड ऑन दोस कंस्ट्रेंट्स लेट अस ट्राई टू फाइंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y, है ना, ये हमारा थॉट इस तरह के सवालों में रहेगा। सो अगर मैं यहाँ पे केस 1 बनाता हूं जहां पे बोलता हूं कि देखो x इक्वल टू 0 एक पॉसिबिलिटी आती है, अब बताओ कि y क्या हो सकता है। सो x इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, फिर से वही इक्वेशन आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहां से फिर से आपके इसमें y की वैल्यू 0 या फिर y की वैल्यू 1 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 0 0 वाला कॉम्बिनेशन तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 1 वाला कॉम्बिनेशन मतलब आपका आयोटा हो जाएगा, राइट। दिस इज केस 1 एंड केस 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो केस 2 हमें क्या कहता है कि आप y की वैल्यू माइनस हाफ ले सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं माइनस हाफ डालता हूं इस राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में, तो माइनस हाफ डालेंगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, माइनस हाफ डाल के आपके इसमें यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके इसमें x स्क्वायर है एंड माइनस आपके इसमें यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, इस तरफ आके जो 3/4 बनेगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 अगर है मतलब x की वैल्यू आपके यहाँ पे प्लस माइनस √3/2 बन जाएगी। फिर से आपके इसमें यहाँ पे x और y की कॉम्बिनेशन है ना, जब y का वैल्यू आपका माइनस हाफ है तो बेसिकली x का वैल्यू आपका बनता है। सो नाउ इफ आई अगेन ट्राई एंड राइट कि यार कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो एक तो 0 आ जाएगा यहां से, है ना, 0 0 वाला कॉम्बिनेशन, एक 0 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका आयोटा बनेगा। फिर आपके इसमें यहाँ पे x के साथ में ये वाला y जाता है, तो एक बार आपका √3/2 के साथ में माइनस i/2 बनना चाहिए क्योंकि y का वैल्यू तो माइनस हाफ ही लेना है आपको, एंड उसके साथ साथ आपको माइनस √3/2 के साथ में माइनस y/2 फर्दर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं एज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर छोटा सा इक्वेशन। अब लेकिन सवाल यहां पर एरिया का पूछा है, बट डजंट मेक इट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। द एरिया ऑफ द पॉलीगन मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, whose vertices आर नॉन रियल रूट्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, आपको क्योंकि यहाँ पे केवल नॉन रियल रूट्स जो हैं उनको ही कंसिडर करना है, तो वी विल हैव टू लेट गो ऑफ 0, मतलब हमारे पास में 3 ही पॉइंट्स आएंगे, मतलब आपका ट्रायंगल यहां पर बेसिकली बनने वाला है। और ट्रायंगल के लिए आपके यहां पर जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो काफी ज्यादा सिमेट्रिक है, तो एरिया आप काफी इजीली निकाल पाएंगे, है ना। एक पॉइंट तो आपका आयोटा ही है जो बेसिकली यहां पे कहीं आपको मार्क करते आ जाएगा। फिर एक पॉइंट आपका √3/2 एंड माइनस i/2 है, मतलब राइट हैंड साइड में √3/2 डिस्टेंस एंड नीचे जाते हुए माइनस हाफ डिस्टेंस, यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा। एंड वैसे ही एक पॉइंट है आपका माइनस √3/2 माइनस i/2, मतलब ये पीछे की तरफ आएगा माइनस √3/2 एंड नीचे वापस कितना जाने वाला है, ये माइनस हाफ ही जाने वाला है। सो इससे बनने वाला जो आपका ट्रायंगल है उसका एरिया आई गेस ओरली ही हम बता सकते हैं। ओवरऑल जो आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस √3/2 चलेगा, √3/2 मतलब √3 बेस हो जाएगा। एंड टोटल हाइट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप 1 यूनिट ओरिजिन से ऊपर हो और बेस आपके यहाँ पे हाफ यूनिट नीचे है, तो ओवरऑल एल्टीट्यूड आपके यहाँ पे 3/2 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है ना। सो बेस पता है, ऑल्टीट्यूड पता है, तो यहां पर आपका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा, या आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट। बेसिकली 3√3/4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, राइट। सो दीज आर कैटेगोरिकली इजी क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड गुड थिंग इज कि आपके पेपर में इस तरह के सवाल एक्चुअली ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ पूछे जा रहे हैं, राइट। अगर आप अपने पीवाईक्यू स्कोर अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, आपको लास्ट ईयर भी यहाँ पे जो दोनों शिफ्ट्स हुए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर जो आपके दोनों शिफ्ट्स हुए हैं, आपको दोनों शिफ्ट्स नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, दोनों अटेम्प्ट्स, क्योंकि एक अटेम्प्ट के अंदर ही बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं। दोनों अटेम्प्ट्स जो आपके हुए हैं उनके अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स इस तरह के इक्वेशन सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, राइट। एंड दीज आर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड, बस आपको यहां पर बस कंपेयर करना होता है एंड अपने एक्स और वाई को यहां पे खोजना होता है, राइट। पहले सवाल में यहां पर इन्होंने कुछ अल्फा बीटा निकलवा लिया था, है ना, दैट वाज आल्सो ओके। बाकी अदरवाइज यहां पे अदरवाइज एक्स और वाई निकाल के हम अपना आंसर बता रहे होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको यहां पे दी हुई होती है। अब दूसरा पैटर्न यहां पर देखते हैं जिसके अंदर इक्वेशन तो आपकी सिंपल है, लेकिन आपके रूट्स इमेजिनरी आते हैं और फिर आपको उन रूट्स के साथ में कुछ करने के लिए बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस पैटर्न एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न एज वेल। लेकिन इसके अंदर सवाल आपके यहाँ पे टेक्निकली है ना, यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन वाइज काफी बदल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रूट्स किस तरह से बेसिकली जनरेट हो रहे हैं, राइट। सो आपको पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी सिंपल दिख रही है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें सब कुछ पता है, तो हम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि रूट्स निकाल ही लेते हैं ना। फिर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, राइट। मतलब कितना आ जाएगा, √6 प्लस माइनस i√6 आ जाएगा क्या, यहां पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे कितना बचने वाला है आपका, यहां पर आपका -6 बचेगा अंदर, है ना। तो i अलग करके बेसिकली √6 हम कर सकते हैं इसको। एंड वन मोर थिंग कैन डू, हम यहाँ पे बेसिकली जो है √6 कॉमन निकाल सकते हैं। सो देयर इज दिस आइडिया, √6 अपॉन 2 के साथ में आपको यहाँ पे 1 प्लस माइनस i मिल रहा है, राइट। तो ये हमारे पास में बेसिकली अल्फा बीटा डिफाइन हो जाएंगे, इनके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जिसका बड़ा है, मतलब जो पॉजिटिव वाला यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको हमने अल्फा नाम देना है, और जो नेगेटिव वाला आ रहा है उसको हमने बीटा नाम देना है, ठीक है ना। ऐसा एक थॉट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे आप ध्यान से सोचते हैं तो आपके पास में ये जो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी क्योंकि कोई हायर पावर आपको निकालनी, स्पेशली अल्फा की आपको यहां पे हायर पावर निकालनी है, सो इन दैट केस ये बेटर होता है कि आप अपने जो एक्सप्रेशन है उसको यूलर फॉर्मेट में लिख लें, या ऑयलर फॉर्मेट, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ऑयलर फॉर्मेट में यहां पे लिखने से आपको यहां पे कभी भी हायर पावर लेने में दिक्कत नहीं आती है। कौन सा वाला, e⁻i थीटा वाला फॉर्मेट यहां पे लिखने से हमें बेनिफिट मिलता है। तो कभी भी आपके इसमें यहां पे अगर इस तरह का कार्टेशियन फॉर्मेट है और अगर आपको इसको ऑयलर फॉर्मेट तक पहुंचाना है, तो पहले आपको पहले कार्टेशियन को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते आना चाहिए, राइट। सो उसके अंदर करना क्या होता है, आपको √a² प्लस b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में √6/2 पहले से है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और √2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। √2 ही क्यों, क्योंकि √a² प्लस b² इज द लॉजिक। तो यहां पे a और b के जो वैल्यूज हैं, a प्लस ib अगर आप इसको मानते हैं, तो √a² प्लस b² आपका √2 बनेगा इस केस में, ठीक है ना। इससे फायदा आपको यहाँ पे आइडिया दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये 1/√2 sin π/4 cos π/4 के साथ में यहाँ पे आप कंपेयर करके एंगल अच्छी तरीके से ढूंढ पाते हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे सोचते हैं तो ये कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा क्या, ये सारी चीजें मिलकर मेरे ख्याल से आपकी बस √3 ही बचा रहे हैं, है ना। ये सब कैलकुलेट करो, √3 बचेगा आपका। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अब आगे इन दोनों को भी स्प्लिट करके लिख लेता हूं, स्पेशली कि यार अल्फा की वैल्यू क्या है एंड स्पेशली बीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा कौन कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा जहां पे 1/√2 प्लस i/√2 लिखा हुआ है। एंड नाउ इट इज प्रीटी क्लियर कि यार इस केस में मैं इसको √3 के साथ में e⁻i π/4 बोल सकता हूं। π/4 डालने पे ये होगा, है ना, क्योंकि आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा है, और cos थीटा प्लस i sin थीटा में यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 है, एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा ही e⁻i थीटा होता है ना। तो ये e⁻i थीटा आपका कन्वर्ट हो गया। बीटा की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी √3 के साथ में 1/√2 माइनस i/√2 आएगा, एंड यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, e⁻i π/4 बोल सकते हैं, ठीक है। सो कभी भी आपके इसमें यहाँ पे इस तरह का अगर हायर पावर वाला क्वेश्चन होता है, वो भी इतनी बड़ी पावर अगर आपके इसमें आ रही है, देन ऑयलर में कन्वर्ट करना आपका यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होता है, तो इसको ध्यान रखें हमेशा। सो नाउ लेट अस कम टू दिस आइडिया कि भाई अब कैलकुलेशन बची है, वैल्यू अल्फा बीटा की हमने फाइंड कर ली है। सो अल्फा की पावर 99 अपॉन बीटा एंड प्लस अल्फा की ही पावर 98 करना है। बीटा की यहां पर हायर पावर नहीं करी गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अल्फा की ही हायर पावर करी गई है,
तो मैं यहाँ पे बेसिकली एलसीएम लेना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ अल्फा की पावर 98 कॉमन भी निकालूंगा तो अच्छा लगेगा। आप देखो ध्यान से, एलसीएम लूंगा और फिर अल्फा की पावर 98 कॉमन निकालूंगा, तो यहां से एक अल्फा बचेगा एंड यहां पे तो सब कुछ बच गया, निकल गया, बस बीटा बचा एंड नीचे आपके इसमें एक बीटा वैसे भी बचने वाला है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ है कि हमें बीटा की वैल्यू पता है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बहुत अच्छे से पता है, अल्फा प्लस बीटा आपका √6 के बराबर है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं हो रही है। अल्फा की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पे, ये है √3 के साथ में e की पावर i π/4 एंड उसकी पावर में 98 आ रहा है, ठीक है। दिस इज वन थिंग जो हमें यहाँ पे ओके ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आपके इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब आपका √6 हो गया एंड बीटा मतलब आपका यहाँ पे √3 के साथ में e की पावर में -i π/4 है, राइट। तो पावर यहाँ पे इजीली सिंप्लीफाई क्यों होती है ऑयलर के केस में, क्योंकि आप डायरेक्टली उस पावर को ही यहाँ पे थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो एंड देन हम फिर यहाँ पर सोचते हैं कि यार 2π के कितने मल्टीपल हम यहाँ पे गवा सकते हैं, है ना। सो √3 की पावर 98 अलग कर लो, है ना, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी यहाँ पे 98 पावर के साथ में है, इसकी पावर 98 अलग से दे दो और e की पावर में आपके इसमें यहाँ पर जो बना है दैट इज बेसिकली 98 π/4, राइट। उसके साथ में √6 है एंड नीचे आपके इसमें यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे √3 है एंड इसको मैं e की पावर i π/4 बोल सकता हूं, इसको भी कैंसिलेशन करके आप √2 बोल दो, ठीक है। अब यहां पर आप ये नोटिस करो कि आपके पास में अगर ये 96 होता, 96 π/4 अगर ये होता तो ये तो बेसिकली डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 2π हो गया होता, क्योंकि 96 पूरी तरह से यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, राइट। सो 96 आप यहाँ पे 96 π अलग निकाल लो और 2π को अलग रहने दो। सो 96 π डिवाइड बाय 4 जो आता है वो क्वांटिटी क्योंकि एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वो कॉस के अंदर जब जाएगी और साइन के अंदर जब जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि e की पावर आई थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही होता है, राइट। तो जब साइन और कॉस के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई जाता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, आप उसको बेसिकली सेक्रीफाइस करवा सकते हैं। मतलब यहां से आपके इसमें बचेगा कितना, इसको तो मैं 3 की पावर 49 लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे e की पावर में अल्टीमेटली 2π/4 ही बचेगा, बाकी आपके जो 96 π/4 वाले टर्म्स है वो आपके सेक्रीफाइस आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है लॉजिक इसके अंदर, लॉजिक इज दिस कि आपका कहां लिख सकते हैं, ये लिखे, आपका बेसिकली कॉस ऑफ 2nπ प्लस माइनस थीटा अगर आप कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा के ही बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एंड साइन के साथ में भी बिल्कुल सेम ही चीज है, माइनस भले ना लिखो लेकिन 2nπ प्लस थीटा आपका यहां पर जो है साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। सो 2nπ बेसिकली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर से सेक्रीफाइस इजीली किए जा सकते हैं, तो हमने वही काम यहां पर किया है। तो बड़ी पावर आपकी सिंप्लीफाई भी हो गई झट से, क्योंकि यहां पे सेक्रीफाइस वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है ना। एंड आगे आप यहां पर देखो, फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, √2 के साथ में आप यहां पर देखो कि आप क्या बोल सकते हो कि e की पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज, लेकिन हम सबको होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यहां पे आप 2 से कैंसिलेशन के बाद में e की पावर आई π/2 बनाओगे, अगेन द सेम थॉट जैसे कि यहां पर हमने π/4 के लिए किया है, तो यहां पे cos π/2 प्लस आई साइन π/2 बनेगा। वैसे तो इसकी वैल्यू आई होती है, हमें याद भी है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज नहीं भी याद है तो आप यहां पे cos π/2 को 0 एंड आई साइन π/2 में साइन π/2 को 1 बोलोगे तो आई ही आपका बनेगा, राइट। अगर आप यहां पे √2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो √2 अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसमें 1 प्लस आई क्रिएट हो जाएगा। देखो कितना सिंपल एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे अभी बन गया है। एंड अगर आप इस i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर आप i को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में i² जो बनेगा दैट विल बिकम -1 और i आपका अलग से आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो हम बेसिकली ढूंढ रहे थे। आपको यहां पर यही चीज बोली जा रही है कि आपको जब फाइनली सॉल्व कर लोगे सो 3 की पावर में कुछ मिलेगा, साथ में a प्लस ib भी मिलेगा। तो यहां पे 3 की पावर में हमें मिला कितना है, 49 मिला है, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू +1 हमें दिखाई दे रहा है। तो आप अगर यहां पे पावर में जो दिया है n, a और b, इन सबको अगर ऐड करते हो तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 49 के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि a प्लस b आपका 0 हो जाएगा। a प्लस बी आपके यहाँ पे +1 और -1 के क्योंकि बराबर है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न अलग थोड़ा सा फील हुआ होगा आपको यहां पर, क्योंकि इक्वेशन आपकी इजी है, इक्वेशन सॉल्विंग एज सच यहाँ पे टास्क नहीं है ना। हम आज के वीडियो में 2 चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक तो इक्वेशन सॉल्विंग वाले क्वेश्चन जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं, एंड दूसरा आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले सवाल, जहां पे आप अगर देखते हो तो आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आए हैं और वो रूट्स अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, क्या उसको ऑयलर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, देन किसी भी हायर पावर को कैलकुलेट करने में हमें टेंशन नहीं होती है।
राइट। हायर पावर क्यों नहीं टेंशन होती है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो भी हायर पावर आता है वो बेसिकली पहली बात तो मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा के साथ में, एंड देन थीटा के साथ में जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं उनको तो हम सेक्रीफाइस ही करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो वो काफी जल्दी आपके यहाँ पे छोटा सा पावर बनता है जिसको आप सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता सकते हैं। वेरी वेरी डुएबल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इनको आपने डेफिनेटली अपने हिट लिस्ट में रखना चाहिए, ठीक है ना, कि यार ये आ गए तो फिर तो हम किल करके आएंगे एकदम। ऑलराइट, चलिए अब एक और सवाल देखते हैं विच इज लुकिंग प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट सॉ, है ना। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ था, कोई क्वाड्रेटिक दी थी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है डिफाइन करने के लिए यहाँ पर कुछ इमेजिनरी पार्ट का रिलेशन दिया था, यहाँ पर भी है ना इमेजिनरी पार्ट का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। और यहाँ पर भी कुछ हायर पावर्स आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट। बट ये वाला सवाल टेक्निकली एकदम ही अलग तरीके से सॉल्व होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रूट्स कैसे बने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे जो रूट्स बने थे हम काफी इजीली काफी अच्छे से अपने एंगल्स वगैरह यहां पर ढूंढ पा रहे थे, है ना, अच्छे से इनको समझ पा रहे थे। यहाँ पे कन्वर्जन हमारे लिए उतने ज्यादा पेनफुल नहीं थे, है ना, यहाँ पे पाई बाय 4 हमें अच्छा लग रहा था लिख के, राइट। इस बार आप अगर चाहो तो एक बार करके देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो क्या होगा, है ना। आपके इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यू विल रियलाइज कि ये सवाल अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड ये आपका बनता है 1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन 2। नॉट अ वेरी इन्वाइटिंग काइंड ऑफ वैल्यू, समझ रहे हो, 1 प्लस माइनस रूट 7i बाई 2, है ना। तो आप अभी के लिए क्या कर सकते हैं, इस थॉट को ही पूरी तरह से होल्ड पे रख सकते हैं, एंड आप ये बोल सकते हैं कि यार देखो फिर ये सवाल ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है, हालांकि इसके अंदर ये सब इमेजिनरी और ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आ रहे हैं इसके इमेजिनरी रूट्स, तो ऑब्वियसली वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है, बट हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। क्या बोल सकते हैं हम यहां पे कि देखो पावर कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेट अस ट्राई एंड रिड्यूस द पावर्स सो दैट हम यहां पे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा का यहां पे डेटा इस्तेमाल कर पाए, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट पावरफुल आइडिया इन दिस केस कि भाई आपका इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है एंड अल्फा बीटा आपका 2 के बराबर है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स वाला थॉट अगर लग जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर हमें यहां पे याद आएगा कि यार देखो हालांकि हमारे पास में ये आइडियाज हैं अल्फा और बीटा के, लेकिन ये एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में सिमेट्रिक नहीं है। अगर हमारे पास में केवल इतना ही होता तो हम बहुत हैप्पीली इसको सॉल्व करके आगे बढ़ गए होते, एंड शायद हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, अगर हमारे पास में बस इतना ही सिमेट्रिक सा एक्सप्रेशन होता अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अल्फा की पावर 6 भी है ना, स्क्वायर भी है, बीटा 4 अकेला है ऐसा लग रहा है, अल्फा में 3 टर्म्स है लेकिन बीटा की एक ही टर्म है, तो यहां पे काफी मतलब जो है बिगड़ा हुआ सा एक्सप्रेशन है, इसको हमें संभालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहां पर अब जो आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट वुड बी मोर देन दिस। हमारे पास में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी हम ये चीज डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि यार आपको हमेशा ही ये दिमाग में रखना चाहिए कि क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के ही रूट्स हैं, इसलिए वो हमेशा इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। मतलब आपके इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इस बात को भी आप हमेशा दिमाग में रखो। इसका मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को आप -2 लिख सकते हैं, या फिर अल्फा स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो आप उसको अल्फा -2 लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये कन्वर्जन्स एक्चुअली अलाउड है, राइट, एंड सिमिलर कन्वर्जन्स आर अलाउड फॉर बीटा एज वेल, कि भाई आपका बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 भी 0 ही है, क्योंकि बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत अगर पड़ती है तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा के प्लेस में आप -2 या फिर बीटा स्क्वायर के प्लेस में डायरेक्टली बीटा -2 रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली इक्वेशन भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी इस सवाल में टू प्रॉपरली क्रैक दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली दिस रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है। बड़ी बड़ी पावर्स में रिड्यूस डाउन तो देखो हमें करना ही होगा, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास में जितने भी रिलेशन है इसमें कोई खास बड़ी पावर तो हमारे पास में है नहीं, तो हमें यहाँ पे इन छोटे रिलेशंस को ही जनरेट करवाना पड़ेगा यूजिंग सम फैक्टराइजेशन का टेक्निक, कुछ कॉमन वगैरह निकाल के आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके इसमें यहाँ पे पहली बात जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो माइनस के साथ में नहीं बन रहा, प्लस के साथ में बन रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है पावर का वो बेसिकली 1 यूनिट का नहीं है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। 6 के बाद में 5 मिसिंग है, 5 के बाद में यहाँ पे 4 होता तो हमारे लिए अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं कि आपके इसमें जो रिलेशन है अल्फा के अंदर वो 1 पावर के डिफरेंस वाला रिलेशन है,
यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1। तो आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो आप यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 टर्म्स, कि यहाँ पे अल्फा की पावर 6 माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 4। इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि खुद से हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा की पावर 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इन दोनों के अंदर से अभी अल्फा की पावर 4 अगर कॉमन निकालूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बचेगा। समझ रही? अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बचता है, और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह में यहां पे -2 एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो दैट इज द थॉट। तो यहां पे अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, -2 अल्फा की पावर 4। एंड जैसे आपने ये लिखा तो भाई अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 5 माइनस अल्फा की पावर 4। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां से आप अल्फा की पावर 3 कॉमन निकाल के देखो। अगर आप यहां से अल्फा की पावर 3 कॉमन निकालते हैं तो आपको यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा मिलता है, जिसके प्लेस में फिर से आप -2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका -2 अल्फा क्यूब के बराबर एक एक्सप्रेशन बन गया है। ये -2 अल्फा क्यूब आपने यहाँ पे काफी अच्छा सिंप्लीफिकेशन है। इसको अभी के लिए यही रोकते हैं, पेज भी खत्म हो गया हमारा, राइट। लेकिन इसके अलावा आपके पास में और भी कुछ टर्म्स है इस इक्वेशन में, जैसे कि आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीटा की पावर 4। अब क्योंकि ये भाई साहब अपने अकेले हैं तो यहां पर ये बीटा स्क्वायर माइनस बीटा जैसा कुछ भी यहां पे काम करना पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली बीटा स्क्वायर की वैल्यू बीटा -2 यहां पे इस्तेमाल करवा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये काम करवाते हो मतलब यहां पे बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करवाना चाहते हो, मतलब आप यहां पे बीटा -2 रिप्लेस करके अपना काम चलाना चाहते हैं, राइट। क्या किया हमने यहाँ पे बीटा स्क्वायर की जगह बीटा -2 रिप्लेस करवा दिया है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर -4 बीटा प्लस 4। लेकिन बीटा स्क्वायर फिर से रिप्लेस कर सकता हूं मैं, है ना। बीटा स्क्वायर दिख रहा है तो उसके प्लेस में बीटा -2 रिप्लेस कर सकता हूं। तो बीटा -2 -4 बीटा प्लस 4 बनेगा, एंड दैट विल गिव अस हाउ मच, दैट विल गिव अस 2 - 3 बीटा, है ना। ये एक्सप्रेशन भी आप संभाल के रख सकते हैं। बट एक और टर्म है अभी आपके इसमें यहाँ पे -5 अल्फा स्क्वायर। अगेन ये अकेला टर्म है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम कुछ कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस टेक दिस एज वेल इन द डिस्कशन। आपका यहाँ पर ये जो बेसिकली माइनस वाला टर्म है उसको भी ले लो, कितना है ये, -5 अल्फा स्क्वायर, राइट। बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आपका अल्फा -2 रिप्लेसमेंट में चला जाएगा, विच इज बेसिकली गिविंग अस 10 - 5 अल्फा, है ना। तो एक तो ये एंटिटी है जिसको मैं यूज कर सकता हूं डायरेक्टली। अब उसके बाद में ये एक एंटिटी है, एंड इनफैक्ट ये वाली एंटिटी थोड़ी और सिंप्लीफाई होगी अभी, क्योंकि अभी अल्फा क्यूब है ना, तो मैं इसके अंदर से अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। बट स्टिल हमने यहाँ पर अपने बड़े एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई तो देखो ऑलरेडी काफी हद तक कर लिया है। अभी हमारे पास में -2 अल्फा क्यूब बचा है, उसके बाद में 2 - 3 बीटा बचा है, 2 - 3 बीटा, और वहां से हमारे पास में 10 - 5 अल्फा बचा है, ठीक है ना। ऑलराइट, देखो यहां पर सवाल जो दिया था उसके अंदर पावर 6 पावर 4 काफी बड़ी बड़ी चीजें थी, लेकिन अब यहां पे जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो ऑलरेडी काफी सिंपल है। -2 के साथ में अल्फा है, एंड अल्फा स्क्वायर जो आएगा उसकी जगह मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं अल्फा -2। बाकियों को तो अभी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे ही आप इनको रहना, ओके। ये दोनों ऐसे ही रहना, ये थोड़ी जल्दी सिंप्लीफाई हो गए, अभी इनको इसका इंतजार करना पड़ेगा कि भाई तू भी सिंप्लीफाई हो जाए एक बार। तो यहाँ पे -2 अल्फा अगर अंदर जाएगा तो आपको क्या मिलता है, और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे बेसिकली बाकियों को लिखना भी नहीं चाहिए। लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन अलोन एंड देन वी विल बेसिकली ऐड दैट टर्म लेटर, है ना। बार बार उसी चीज को लिखने से मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ही सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करता हूं तो -2 अल्फा के साथ में मेरे पास में अल्फा -2 आएगा, क्योंकि वो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। अल्फा स्क्वायर इज अल्फा -2। इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो -2 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 4 अल्फा जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से -2 के साथ में अल्फा -2 में रिप्लेस कर सकता हूं। सो दैट विल गिव मी -2 अल्फा प्लस 4 एंड प्लस 4 अल्फा, विच इज बेसिकली 4 + 2 अल्फा, है ना। ये हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली बना है, राइट। सो अब हमारे पास में ये जो एंटिटी है उसके साथ में इन दोनों को जोड़ते हुए मुझे क्या मिलेगा, देखो एक बार ध्यान से। कांस्टेंट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे पास में 4 है, 2 है, 10 है, मतलब 16 हमारे पास में ऑलरेडी बन चुका है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो 2 अल्फा यहां पर है, -5 अल्फा यहां पर है, मतलब -3 अल्फा हो जाएगा, एंड -3 बीटा यहां पर भी है। एंड अगर आप यहां से -3 कॉमन निकालते हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब जाके आप यहां पे 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव अस अवर आंसर विच इज 30, ठीक है। पता होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। बेटर टू नो कि यहां पर आपको ज्यादा मेहनत लग रही है ना, रादर देन जस्ट ट्राइंग समथिंग आउट इन योर पेपर की यार सर ने तो बोला था कि यहाँ पे जहां पे क्वाड्रिक होती है उसके रूट्स निकाल के आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। हाँ होती है आसानी से चीजें सॉल्व, लेकिन अगर ऑयलर फॉर्मेट लग रहा है तो वो ज्यादा आसान मुझे लगता है, क्योंकि ये थियोरेटिकली जो है काफी नोन आइडिया है ना। काफी ई की पावर आई थीटा में चीजें लिखना
ये काफी मतलब आई गेस आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखा होगा। बट ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग द पावर्स डाउन। बहुत सारों को यहाँ पर बेसिकली ये आइडिया भी हो सकता है कि थोड़ा सा वियर्ड लगे कि सर हम कैसे सोचेंगे कि माइनस ऑफ अल्फा की पावर 5 एंड अल्फा की पावर 5 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है, ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर जो है ये करने से बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको अल्फा स्क्वायर का क्यूब लिखोगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करोगे। जैसे आपने यहाँ पे बीटा 4 को सॉल्व करने के लिए थॉट इस्तेमाल किया कि अरे तो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, वैसे यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि तो आपका अल्फा स्क्वायर का क्यूब है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी पावर रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे, राइट। लेकिन हाँ, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़े और ज्यादा स्टेप्स लगे सिंप्लीफाई के लिए, एंड इन दैट केस देन फिर ये छोड़ने वाला सवाल ज्यादा कहलाएगा, इवन इफ इट लुक्स इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये आपका 24 का क्वेश्चन है ना, एंड ये भी आपका एक्चुअली 24 का क्वेश्चन है। ये 29 जैन शिफ्ट 2 का है, ये 29 जैन शिफ्ट 1 का है ना। काफी मतलब सेम ही डे उन्होंने यहां पर जो है ऐसे सेम दिखने वाले सवाल पूछ लिए, सेम ही दिनों में सेम दिखने वाले सवाल पूछ लिए। इससे आपको यही पता चलता है कि आपका जो पेपर डिस्कशन होता है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे पेपर डिस्कशन लेटर से अगर देखा लास्ट ईयर JE1 का जो चल रहा था कि मॉर्निंग शिफ्ट मैंने थोड़ी सी देख ली, तो भाई इवनिंग शिफ्ट में वैसे ही कुछ ना कुछ पेपर आया था, ठीक है ना। तो आपके भी साथ में यहाँ पे हम पेपर डिस्कशंस करेंगे, है ना। हर साल करते हैं तो इस साल भी करेंगे, एंड थोड़ा बेनिफिट इससे होता है आगे आने वाले शिफ्ट के बच्चों को। लेकिन अब उस रीजन से होता क्या है कि काफी सारे बच्चों को फायदा होता है, तो ओवरऑल फिर यहाँ पे जो है थोड़ा कट ऑफ भी ऊपर ही जा रहा होता है। तो एक्चुअली है क्या कि कंपटीशन तो आपकी यहाँ पे सेम ही मान के चलो, है ना। आपका पेपर पहले दिन है चाहे दूसरे दिन है, अगर कोई सरप्राइजिंग चीज पहले दिन फील होती है तो सबको फील होगी। फिर वही सरप्राइज अगर अगले दिन भी यहाँ पे एनटीए डालने की कोशिश करेगा तो किसी के लिए भी सरप्राइज नहीं है तो फिर से वहां पर कॉम्पिटिशन आपकी इक्वलाइज हो जाती है, ठीक है ना। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। आप यहाँ पे जितना है ना थोड़ा एग्जाम के बारे में पता करके जाते हो, है ना, आपके भी टेंशन वगैरह उतनी आपको कम रहती है, ठीक है। चलिए, बट आई लाइक दिस क्वेश्चन जहां पर उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया था। पावर रिडक्शन का यहाँ पर जो है टेक्निक इस्तेमाल करते आपको आना चाहिए। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस जहां पर आपके रूट्स ही काफी फेमस वाले रूट्स बन जाते हैं। इसके पहले अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसके अंदर कोई सा भी रूट हमारे पास में ऐसा फेमस रूट नहीं आया था, जबकि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड ये इनफैक्ट इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे शायद तो ये आपका बहुत पुराना IIT JEE या JEE एडवांस का PYQ होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये अपना नोन सवाल है ना। ये क्लासेस में डिस्कस होते आए हैं काफी सालों से, एंड देन फाइनली अभी लास्ट ईयर JEE मेन ने भी इसको पूछ लिया, ऑलराइट। तो आई थिंक अगर आप यहाँ पे अपने पुराने सवाल देखते हैं IIT JEE के, बहुत पुराने देखने पड़ेंगे आपको लेकिन उसके लिए, है ना, तो शायद आपको ऐसा सवाल है ना वहां पे मिल जाएगा, ओल्ड IIT के क्वेश्चंस। तो ये वाला सवाल जब एग्जाम में आया होगा तो उन बच्चों के लिए ऑब्वियसली है ना ज्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज देखा हुआ सवाल कभी भी चैलेंजिंग नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई प्रैक्टिस मैटर्स, ठीक है ना। लेकिन करते कैसे इस सवाल को, उसको बात करते हैं। इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट। इन दोनों के कॉमन रूट की हमें यहाँ पे बात करनी है। तो ऑब्वियसली जो पहली बड़ी पावर वाली इक्वेशन है इसके रूट तो हम निकालने से रहे, इसके तो रूट्स भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे रूट्स पहली बात तो कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि इसके 3 ही रूट है। तो भाई अगर कॉमन हो सकते हैं तो मैक्स टू मैक्स 3 रूट कॉमन हो सकते हैं, अदरवाइज तो इससे ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं। ऑप्शन से भी ये पता चल रहा है 3 से ज्यादा रूट तो वैसे भी आपके कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि इसके तो 3 से ज्यादा रूट ही नहीं है। तो क्यों ना हम पहले इसको सॉल्व कर लें और इसके रूट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें, राइट। सो क्यूबिक सॉल्व करनी है हमें। अब क्यूबिक सॉल्व करने में हमेशा ही आपका जो पहला रूट होता है ना, आपने हिट एंड ट्रायल से निकालना चाहिए, एंड जो सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स निकल कर आते हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्रिएट करते आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर नहीं आती तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको वो मेथड भी सीख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 2 1 कोएफिशिएंट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस करवा लेते हो तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें। मतलब अगर मैं यहाँ पे z की जगह -1 डालता हूं तो ये बेसिकली सेटिस्फाई करेगा। देख लो एक बार, z की जगह -1, प्लस माइनस से चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये -1 बनेगा वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका +2 बनेगा, ये आपका -2 बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे z इक्वल टू -1 डाल के आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि z+1 आपका एक फैक्टर है। z इक्वल टू -1 डाल के अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब z+1 जो बनेगा ना वो आपका एक फैक्टर बनेगा इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन का। तो अब यहां पे एक बार आपको पता चलता है कि ये आपका फैक्टर है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मैं z+1 की मदद से इसका मतलब पूरे इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मैं? z+1 की मदद से पूरी इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूंगा, रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास में ऑलरेडी z+1 है, तो z³ क्रिएट करने के लिए मुझे z² मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मैंने जब यहां पे z² मल्टीप्लाई किया तो यहां पे तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहां पर भी हुआ, तो एक z² आ गया मेरे पास में, जबकि मुझे 2 z² चाहिए। तो क्या करूंगा, अगले वाले में ऐसा करते हैं कि यार एक z और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि यहां से एक z², यहां से एक z², 2 z² जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी।
फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे फिर से z+1 से ही आपको कुछ ना कुछ बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बोला z+1 की मदद से यहाँ पर पूरी इक्वेशन हमें क्रिएट करने की कोशिश करना है। तो आप यहाँ पे z² तो अब यहाँ पे टैकल कर चुके हो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ में आपको अब एक z मिला है, एक z नहीं, आपको तो 2 z चाहिए थे। तो अगले वाले में आप यहाँ पे ऐसे करो 1 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से एक z आ जाएगा, तो यहां से एक z, यहां से एक z, 2z हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली जो लास्ट वाला टर्म है वो ऑटोमेटिकली आपने अगर सब कुछ सही किया है तो मैनेज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 1 जैसे कि आप देख सकते हैं मैनेज हो गया है। तो यही आपकी बेसिकली इक्वेशन को हमने फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख दिया है बाय टेकिंग z+1 नाउ कॉमन। सो z+1 कॉमन निकालते तो हमारे पास में z² + z+1 आता है, एंड दिस इज द वेरी मच नोन इक्वेशन। ये आपकी बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली इक्वेशन है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, राइट। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर आपका कितना होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। एक प्रॉपर्टी आपकी 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ पे ओमेगा की पावर में कोई सा भी 3 का मल्टीपल लेके जाते हैं उसकी वैल्यू 1 बनेगी। ओमेगा की पावर में, क्योंकि 3 करने से 1 बनता है, बिकॉज इट इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसका क्यूब करके 1 बनता है, ठीक है ना। सो ओमेगा का क्यूब करके 1 बनेगा, तो उसके साथ में और हायर पावर कुछ भी यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाए तो भी 1 ही बनेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं ओमेगा की पावर 12 कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 3 ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो 1 की पावर 4 भी आपका 1 ही होगा, राइट। सो ये आपके पास में 2 आइडियाज होना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें यहाँ पे नोन रूट आए हैं, कुछ फेमस रूट्स आपके पास में आए हैं। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में आपके फेमस रूट्स आयोटा, माइनस आयोटा आ सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम फेमस वैल्यूज जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता रखनी चाहिए, है ना, कि इनकी वर्किंग कैसी है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी वर्किंग कैसी है, राइट। तो आपको अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोलना चाहिए, देखो आपने अब एक्चुअली इस इक्वेशन के तीनों ही रूट पता कर लिए हैं, राइट। आपकी जो यहाँ पे इक्वेशन 2 है उसके अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो मुझे अब तो सारे रूट्स पता ही है ना, क्या क्या है, -1 एक रूट है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे देखता हूं तो भाई कॉमन अगर होंगे तो यही 3 वैल्यूज कॉमन होंगे, तो हम तो एक एक करके चेक ही कर लेते हैं ना। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि भाई आपके पास में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। सच में चेक करो बस। तो अगर आप चेक करते हैं z = -1 फेल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से -1 अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो ये -1 बनेगा, इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +1 बनेगा, 1 = 0, राइट। तो ये आपका सेटिस्फाई मतलब नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। चेक करते हैं अगला वाला, चेक करता हूं अगर मैं यहाँ पे ओमेगा, तो बेसिकली यहाँ पे दिखाई कैसे देगा आपको, ओमेगा की पावर में 1985 प्लस ओमेगा की पावर में 100 एंड +1, क्या इसकी वैल्यू 0 आप आ रही है, एक बार चेक करके देख सकते हो। अगेन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एंड इसमें आप यहाँ पे देखो कि 198 है ना, तो 198 18 एंड देन 23, यहाँ पे डिजिट्स का सम 23 के बराबर हो रहा है। अगर 21 के बराबर डिजिट्स का सम हो रहा होता तो ये 3 का मल्टीपल होता। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ओमेगा स्क्वायर अलग कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ओमेगा की पावर में 1983 लिख सकते हैं। 1983 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, मतलब यहाँ पे अभी ये फॉर श्योर कैसा है, ये फॉर श्योर 3 का मल्टीपल है। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल आ रहा है, 21 यहाँ पे आपका सम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली चीज आपकी एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मतलब इफेक्टिवली ओमेगा स्क्वायर बचा है। वैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक ओमेगा अलग निकाल के इसको ओमेगा की पावर 99 को अलग कर सकते हो, बिकॉज ओमेगा की पावर 99 भी आपका कितना बनेगा, एग्जैक्टली 1 के बराबर बनेगा। एंड नाउ यू हैव चेक दिस कि आपके पास में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बनता है, एंड दैट गारंटीज कि यार ये 0 बनेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट ओमेगा प्रॉपर्टी टेल्स अस, है ना, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 है, मतलब ये हमारे लिए ओके है। ये गड़बड़ है, ये सेकंड वाला जो हमने चेक किया हमारे लिए ओके है। ऐसे हम यहाँ पे थर्ड वाला भी अब चेक कर लेते हैं कि भाई चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर चेक करता है तो वो आपका रूट हो जाएगा, नहीं करता है तो नहीं होगा, राइट। उसके हिसाब से हम यहाँ पे काउंट मार्क कर लेंगे अपने ऑप्शन। तो z की वैल्यू अगर मैं ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूं तो ओमेगा स्क्वायर डालने पे यहां पर कितना हो जाएगा, पावर में ओमेगा स्क्वायर की पावर में 1985 हो जाएगा, एंड देन उसके साथ में यहां पे ओमेगा स्क्वायर की पावर में 100 हो जाएगा, एंड यहां पे 1 बनेगा, ठीक है ना। तो कितना बनता है यहां पर, ये आपका बनता है बेसिकली ओमेगा की पावर में 0, एंड देन यहां पर बन जाएगा आपके इसमें कितना 8 9, एंड उसके साथ में यहां पर आ जाएगा आपके इसमें 9 9 8 एंड देन 7 एंड देन 3, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपके इसमें यहां पर बेसिकली बन रहा है ना। एंड देन आपके इसमें यहां पे बेसिकली 200 बन रहा है, एंड यहां पे +1 बन रहा है। तो यहां पे फिर से आप चेक करके देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो टोटल हो रहा है डिजिट्स का, दैट इज 19 के बराबर। 19 की जगह 18 होता तो आपको फायदा मिलता, मतलब एक ओमेगा यहां पे आप अलग कर लो, एक ओमेगा अगर आप यहां पे अलग कर लोगे, ठीक है,
तो आपके इसमें जो बचेगा ओमेगा की पावर में दैट वुड बी 3789। अब यहां पे चेक करो कि ये जो बेसिकली आपके इसमें टर्म बना है ये 3789 का सम कैसा है, मतलब वो है डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 1 के बराबर हो जाएगा। यहां पे आप ओमेगा की पावर 198 को अलग कर सकते हैं जो आपका बेसिकली 3 का मल्टीपल है, एंड देन यहां पे ओमेगा स्क्वायर आपका बचेगा, राइट। सो इस बार क्या हुआ है, इस बार आपके इसमें ओमेगा आया है, ओमेगा स्क्वायर आया है एंड 1 आया है, जिसकी वैल्यू फिर से 0 आएगी, ये हम कंफर्म कर पा रहे हैं। तो मतलब यहां पे जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके रूट्स है वो दोनों के लिए कॉमन है, एंड जो एक्स्ट्रा रूट आया था यहां पर -1 वो एक्चुअली कॉमन नहीं है, राइट। सो दैट वे यू कैन कंफर्म कि आपके यहां पर 2 रूट्स कॉमन बनने चाहिए, राइट। सो अगर आपको यहां पे कोई छोटी मोटी इक्वेशन देता है ना, इसके पहले जो हमने एग्जांपल्स लिए उसके अंदर क्वाड्रेटिक थे, लेकिन यहां पे आप समझो यहां पर ये तीनों ही एग्जांपल्स आपकी काफी अलग है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, एंड द रीजन फॉर टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि भाई इनसे रिलेटेड अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहे हैं करने के लिए, वो आप कर लेना, बट आपको आइडियाज दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि क्वाड्रेटिक का ही सवाल है ये भी, क्वाड्रेटिक का ही सवाल ये भी, लेकिन यहां पे सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिपेंड करता है कि आपके रूट कितने अच्छे और कितने बुरे आए हैं, राइट। एंड देन यहां पर हमने क्यूबिक का डिस्कशन किया, बट यहां पर भी क्यूबिक भी कैसी छोटी मोटी इक्वेशन ही मानी जाएगी जिसको हम बेसिकली सॉल्व करके एक्चुअल रूट्स निकाल सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड बी टारगेटिंग इनिशियली, जिनको आपने मास्टर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के +4 करने की सोच रहे हैं तो जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने करना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर सिंपल सवाल आ रहे हैं तो आप +4 क्यों छोड़ना चाहोगे, राइट। सो आप यहाँ पे +4 करने के लिए जो मेहनत कर सकते हैं, है ना, वो सारी मेहनत मैं इस पर्टिकुलर सेशन में और इसके आने वाले सेशंस में आपसे करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत कम से कम करके जाओ, 0 पे यहाँ पे बैठ के, है ना, कभी भी यहाँ पर जो आपको फायदा नहीं होगा। कुछ चीजें तो यहाँ पे किस्मत पे डिपेंड रहती हैं फॉर श्योर। आप यहाँ पे अगर ये मेहनत कर भी लोगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे आपके शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर आपने यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, ठीक है ना, बट स्टिल इट इज बेटर टू हैव दैट लक प्ले इट्स रोल, है ना। अदरवाइज अगर हम सब कुछ छोड़ के चले आएंगे तो भाई लक भी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, राइट। सो लक भी यहां पर जो है फेवर्स द ब्रेव, जैसे हम यहां पर कहते हैं ना कि भाई आपने हिम्मत दिखाई, आपने हमें एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रेडी कर लिए, एंड अगर लक आपका साथ देगा तो आप यहां पे वो 4 नंबर भी एक्चुअली कमा सकते हैं, जिसके लिए बाकी बच्चे महीने भर तक अपने 2 साल की प्रिपरेशन में महीने भर तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, माथा मारते हैं, उनको भी वही 4 नंबर मिलेंगे, आपको भी वही 4 नंबर मिलेंगे, डिपेंड करेगा बस आपकी किस्मत के ऊपर, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस की फर्दर कर लेना। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके ऊपर फिर से काफी हाई फ्रीक्वेंसी से आपके सवाल आ रहे हैं, एंड वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे पहले से मान के बैठे होते हैं कि उनको नहीं आएंगे उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी दे दें कि किस तरह की इक्वेशंस आपने यहाँ पे करना चाहिए प्रिपेयर। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे इतनी अलग अलग टाइप की इक्वेशंस रेडी कर रहे होते हैं ज्योमेट्री के अंदर कि उस रीजन से उनको लगता है कि यार ये डुएबल टॉपिक नहीं है ना। आपके एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही करोगे तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री वाला टॉपिक भी छोटा लगेगा एंड डुएबल लगेगा, ठीक है ना। सो चलिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। J1 एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे रेगुलरली जैसे मैं दे रहा हूँ डीपी वैसे देते रहूंगा। आप यहाँ पे JMP भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देते रहें। एंड देन ग्रेविटी बैच आई के सारे बच्चों को पता होना चाहिए, रिविजन बैच है विच हैज रेगुलर शेड्यूल्ड क्लासेस। आपका यहाँ पर पूरा प्लानर सेट है, हर वीक के हिसाब से आप यहाँ पे तैयारी करते हैं। सो वैसे आपके यहाँ पे हर बैच के साथ में होता है। सो इफ यू आर लेट देन मे बी द नेक्स्ट बैच विच विल बी लॉन्चिंग, उसके अंदर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से जो आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट अलग आता है। जैसे जो बच्चे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्योंकि मैं हर दिन एक एक वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो उसको देखना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। यहाँ पे भले आपका वीडियो जैसे 1 घंटे के आसपास का हो गया, लेकिन 1 घंटा दिन में निकाला जा सकता है। 1 घंटा आप यहाँ पे मतलब जो है नाश्ता करते करते या लंच करते करते भी यहाँ पे अगर आपका साथ में चल रहा है ये वीडियो, ठीक है ना, तो आपको एटलीस्ट इतना ज्ञान आ गया है ना कि आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो 1 आवर स्पेंडिंग डेली इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे अगर आगे भी अगर यहाँ पे अगर प्रिपरेशन करनी है, लॉन्ग टर्म बैचेस जो आती हैं उसके साथ में अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना, लंबे समय तक कनेक्टेड रहेंगे, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है ना, देन द रिजल्ट्स विल डेफिनेटली शो, राइट। चलिए आपका यहाँ पर आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन विद द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।